स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत मन लगा करके पढ़ रहे हैं। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में यू गेट ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ द एनसीईआरटी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये जो टर्म्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, ये नीट एग्ज़ाम के लिए और आपके वैसे भी फाउंडेशन जो आप 11th या 12th में पढ़ते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये क्लास जो है स्पेशली 12th के लिए है और ये नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेज होता है। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको याद होगा इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर होता है। और इम्प्लांटेशन में क्या होता है, कौन से स्टेज एम्ब्रियो का होना चाहिए? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट हैज़ टू स्ट्रक्चर्स, वेरी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से? जो बाहरी लेयर है उसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इंटरनल लेयर जो है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इनर सेल मास। इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट, इसी दो स्टेजेस को हम मिला करके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहते हैं। और इम्प्लांटेशन में यही ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के स्टेप्स, यानी कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, बिकॉज इम्प्लांटेशन इज द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी जब हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तब क्या होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर। ट्रोफोब्लास्ट मैंने आपको बताया था, जो ब्लास्टोसिस्ट का जो एक्सटीरियर होता है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं of the on the trophoblast. These projections, finger-like projections, are called chorionic villi. इनको हम chorionic villi कहते हैं। और it is surrounded by the uterine tissue. जो यूट्रस के टिश्यू है, यानी मदर के टिश्यू है, जो यूट्रस है, यूट्राइन लेयर है, उससे वो घिरा रहता है और मैटरनल ब्लड के अंदर वो डूबा रहता है। इसीलिए ह्यूमन प्लेसेंटा को एक नया टर्म हम देते हैं, हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं, क्योंकि ऐसा प्लेसेंटा जो कि ब्लड के अंदर डूबा होता है। और ये कोरियोनिक विलाई से बनता है। कोरियोनिक विलाई के अंदर इस टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि यूट्राइन टिश्यू के अंदर धंसा होता है। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है एंड द यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। द कोरियोनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड, यानी बहुत ही इंटीमेटली कनेक्टेड होते हैं विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और ये यूनिट किसके किसके बीच में है? इट इज़ बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, यानी जो फीटस है और जो मदर है उनके बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का काम करता है ये प्लेसेंटा। अब आइए एक नज़र डालते हैं प्लेसेंटा का काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अक्सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। तो प्लेसेंटा की अगर हम बात करें, पहले हम फंक्शन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चरल डिटेल्स में आएंगे जो कि आप डायग्राम में देखेंगे। जहाँ तक फंक्शंस का सवाल है, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन किसको देता है? टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हैं फ्रॉम द एम्ब्रियो, थ्रू द प्लेसेंटा टू द मैटरनल ब्लड, यानी मदर। यानी ये जो प्लेसेंटा है ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और ये एक तरह के ब्रिज का काम करता है बिटवीन द मदर, दैट इज द यूट्राइन टिश्यू, यूट्राइन ब्लड, एंड द डेवलपिंग फीटस। डेवलपिंग फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रदान करता है मैटरनल ब्लड, और बदले में फीटस से जो एक्सक्रीटरी पार्ट्स हैं,
एक्सक्रीटरी मैटर है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी को वापस इसी मैटरनल ब्लड के थ्रू फीटस से यानी एम्ब्रियो से मदर के पास वापस लेके पहुंचाता है। द प्लेसेंटा जो होता है वो एक खास तरह के टिश्यू द्वारा, कॉर्ड द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये क्या करता है? विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ज़रा डायग्राम पे देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है? देखिए, यही है प्लेसेंटल विलाई। प्लेसेंटल विलाई यानी कि ये कोरियोनिक विलाई है। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नज़र आ रहा है। और ये यूट्रन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी है, कैविटी ऑफ द यूट्रस। ये योग सैक है। योग सैक जो है न्यूट्रिशन का काम करता है। और ये हो गया हमारा जो डेवलपिंग फीटस है या एम्ब्रियो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है। दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स, यानी विद इट्स ब्लड वेसल्स। तो यही अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फीटस या एम्ब्रियो से, ये एम्ब्रियो हो गया और ये प्लेसेंटा हो गया, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है ये, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तो यही प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव करने लगता है। जाहिर सी बात है, एंडोक्राइन टिश्यू जब ये बन गया है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे। अब इनके नाम पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, देन एस्ट्रोजन एंड देन प्रोजेस्ट्रोजेंस। ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। यानी ये एक तरह से एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एटलीस्ट टेम्पोररीली ही सही प्लेसेंटा जो है वो बिहेव करने लगता है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, अक्सर ये पूछा जाता है कि रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो कौन सिक्रीट करता है? वो ओवरी सिक्रीट करता है। इट इज सिक्रीटेड बाय ओवरी। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. यानी वुमन में, एक फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में ये सारे हार्मोन्स तभी सिक्रीट होंगे जब वो प्रेग्नेंट होंगी। अदरवाइज जब वो प्रेग्नेंट नहीं है इनमें से कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। अब आइए आगे देखते हैं इनके अलावा और क्या क्या चीज़ें सिक्रीट होती हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ये तो हार्मोन्स हैं, इनके अलावा और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिनका लेवल हाई होता है, हाई रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन, ये सारे जो हैं हार्मोन्स जो हैं वो हाई लेवल में होते हैं, सिक्रीटेड होते हैं। कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल हार्मोन से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं। प्रोलैक्टिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, क्योंकि आगे चल करके मिल्क सिक्रीट करेंगे मैमरी ग्लैंड में। और थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो मेंटेन करता है। नाउ दीज, इन सभी हार्मोन्स का जो लेवल है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। और ये हेल्प करता है क्या, किन चीज़ों में ये हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द, इट इज़ एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मैटरनल, जो मदर हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उनको ये मेंटेन करते हैं इन द मदर, एंड एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करते हैं। नाउ इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही ये इम्प्लांटेशन, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, ध्यान रखिएगा, जो कि अल्टीमेटली एम्ब्रियो है, इनर सेल मास या एम्ब्रियो, इट डिफ्रेंशिएट्स, इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है। और ये डिफ्रेंशिएशन करके क्या बनाते हैं?
दे फॉर्म जर्मिनल लेयर्स, 3 जर्मिनल लेयर्स। कौन कौन से? एक तो होता है सबसे बाहर वाला आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। ध्यान रखिएगा ये तीनों ही कौन हैं? दीज आर द 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म as well as mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm। ectoderm और endoderm पहले बनते हैं और इनके बीच में ही mesoderm बनना शुरू हो जाता है। आपको पता ही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी एनिमल में ये तीनों जर्मिनल लेयर्स जब बनते हैं तो उनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ह्यूमन बीइंग अ मैमल इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके अलावा ये जो लेयर्स हैं, ये जो जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द टिश्यूज एज वेल एज ऑर्गन्स इन द एडल्ट्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी में जब वो एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है तो सारे बॉडी का जो ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे या तो वो एक्टोडर्म से डराइव्ड होंगे या एंडोडर्म से डराइव्ड होंगे या फिर मीजोडर्म से डराइव्ड होंगे। इसके अलावा एक खास चीज़ का ध्यान रखिएगा, इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास, ध्यान रखिएगा, इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। इनर सेल मास के अंदर, यानी जो एम्ब्रियो बनाने वाले हैं, एम्ब्रियो प्रॉपर बनाने वाले हैं, उनके अंदर एक खास तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। दे आर कॉल्ड स्टेम सेल्स और these stem cells have the potency to give rise to all the tissues and the organs of the body। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो हैं वो, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये काबिलियत है कि वो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो एक्टोडर्म डेरिवेटिव्स हो, एंडोडर्म डेरिवेटिव्स हो या फिर मेसोडर्म डेरिवेटिव्स हो, उनको फॉर्म करने में ये हेल्प करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में आपने डिटेल में प्रेगनेंसी एज वेल एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई करी। मेरे चैनल में आप ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ एनसीईआरटी को आप समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ाई करनी है। थैंक यू।